आज की हमारी वीडियो का मौजू होगा हाउ टू अप्लाई फॉर नेदरलैंड विजिट वीज़ा। शेंजन वीज़ा के मतलब पूछे जाने वाले सवालों में से बहुत अहम सवाल वो ये होता है कि सर कोई शेंजन कंट्रीज़ में से ऐसा कंट्री बताएं जिसकी वीज़ा रेशो सबसे अच्छी हो। अब वीज़ा रेशो को जब हम जज करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप टूरिज़्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप फैमिली विज़िट है या बिज़नेस विज़िट है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वीज़ा रेशो भी चेंज होती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान से मोस्टली जो 70-80% जो वीज़ाज़ अप्लाई होते हैं वो टूरिज़्म कैटेगरी के लिए ही होते हैं, तो उसमें अगर हम कंपेयर करें शेंजन कंट्रीज़ में वीज़ा रेशो के हिसाब से तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी नेदरलैंड ही होती है। नेदरलैंड के बाद आप स्पेन को कंसीडर कर सकते हो, उसके बाद फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, लेकिन जर्मनी मोस्टली जो है फैमिली विजिट वालों को वीज़ा ज़्यादा देता है। इसी तरह नॉर्वे भी है, वो भी फैमिली वालों को ज़्यादा वीज़ा देता है। डेनमार्क है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान से अप्लाई होते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें इसकी वीज़ा रेशो की, तो वीज़ा रेशो नेदरलैंड की सबसे बेहतर है और मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ। अब हम बात करेंगे कि ये पाकिस्तान से विजिट वीज़ा अप्लाई किस तरह से होता है। विजिट वीज़ा शेंजन कंट्री का किसी भी कंट्री का अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके सबसे जो मेन चीज़ है वो आपने अपॉइंटमेंट मैनेज करना है। पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से अपॉइंटमेंट का शेड्यूल करना या अपॉइंटमेंट लेना किसी भी शेंजन कंट्री का ये एक बहुत बड़ी हेडेक बनी हुई है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो आपने अपॉइंटमेंट मैनेज करनी है। अपॉइंटमेंट आपको 1.5 से 2 माह की तक की मिल जाती है, कभी कभार तो 3 महीने बाद की भी मिलती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि अगर आप कुछ खर्चा करते हो तो आपको ये अपॉइंटमेंट विद इन अ वीक भी मैनेज हो सकती है। अपॉइंटमेंट जब मैनेज करते हैं तो उसमें जैरिज की जो फीस होती है वो 21 यूरोस होती है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। अपॉइंटमेंट मैनेज करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना। अब डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट आपने तैयार करनी है वीज़ा अप्लाई करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म, वो उसमें सबसे पहले आपका आएगा पासपोर्ट आपका नए और पुराने पासपोर्ट जो कि एटलीस्ट 6 मंथ तक का वैलिड होना चाहिए। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो तो बेहतर है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, अज़रबैजान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो आसानी से पाकिस्तान से आप उनका वीज़ा ले सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। जितनी अच्छी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके वीज़ा लगने के। नंबर 2 पे आपका आईडी कार्ड जो कि वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपका एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी 2 तरह के होते हैं। एक तो एक पेरेंटल एफआरसी है जिसमें आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स होते हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो आप ये एफआरसी लगाओगे, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आप अपने बीवी बच्चों के साथ एफआरसी लगाओगे। उसके साथ आपके जितने बच्चे हैं अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उनका स्टडी प्रूफ लगाएं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लगाएं, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ लगाएं। मतलब कि उनके जो भी आपके फैमिली के वेरा बोर्ड्स हैं वो सारे आपने प्रोवाइड करने होते हैं। इसके बाद आप खुद जो काम कर रहे हो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे। जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स होंगी, बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी 6 मंथ की। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपका विजिटिंग कार्ड, आपका लेटर हेड, आपका एनटीएन, आपका टैक्स टर्म्स, अगर चैम्बर का सर्टिफिकेट है या कार्ड है वो साथ लगाएं। इसके अलावा कोई और अगर आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशंस हैं या कोई रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो साथ आप लगा सकते हैं आप। इसके अलावा कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो भी आप साथ प्रोवाइड कर सकते हो। इन शॉर्ट आपने वीज़ा ऑफिसर को ये प्रूव करना होता है कि आप फाइनेंशियली पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांग हो, और अगर आपको वीज़ा ऑफिसर ये वीज़ा देता है तो डेफिनेटली आप हर सूरत पाकिस्तान वापस आओगे। इसके अलावा आप अगर आपकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट जो भी आपने प्रोवाइड करनी है वो मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए। उसके साथ आप अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इन ये सारे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के बाद अगर आपके प्रॉपर्टी एसेट्स हैं तो वो भी आप प्रोवाइड करें। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो भी आप देंगे वो इंग्लिश ट्रांसलेटेड होने चाहिए। और इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इनकम के अलावा अगर कोई और आपकी इनकम है, जैसे रेंटल इनकम है, आपकी प्रॉपर्टी से कोई किराया वगैरह आता है, उसका प्रूफ आप साथ लगा सकते हो। अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज से आपकी कोई इनकम है तो वो भी उसका प्रूफ भी आप साथ लगा सकते हो। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बाद जो अगर आपके पास कोई गाड़ियां हैं,
हैं, कोई गाड़ी आप ओन करते हो उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स या उसके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लगा सकते हो। इन ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपकी शो करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल वर्थ पाकिस्तान में कैसी है। इन सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा एम्बेसी की जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में है उसमें कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिनमें एक टिकट रिजर्वेशन है। टिकट रिजर्वेशन में जिस दिन आपने जाना है और जिस डेट को आपने वापस आना है उसकी टिकट आप बना के देंगे। ये टिकट रिजर्वेशन होगी, कंफर्म टिकट आपने नहीं देनी। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, जितने दिन का आपका टूर है उतने दिनों का आप ट्रैवल इंश्योरेंस या उससे ज़्यादा की भी ट्रैवल इंश्योरेंस आप बना के दे सकते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो होगा होटल वाउचर। होटल जो भी आप प्रोवाइड करेंगे वो कंफर्म होटल होना चाहिए। अगर एम्बेसी कॉल करके या कंफर्म करती है होटल से आपकी रिजर्वेशन के बारे, तो वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। फेक होटल आपने हरगिज़ भी नहीं देना। ये आप चाहे किसी ट्रैवल एजेंट से बनवा लें या खुद आप ऑनलाइन बना लें, लेकिन ये होटल आपका वैलिड होना चाहिए। आप ये समझ लें कि जब आप टूरिज्म के लिए अप्लाई करते हो तो 80% जो वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं वो आपके होटल वाउचर पे ही होते हैं। आपके फाइनेंशियल मैटर और सोशल डॉक्यूमेंट्स वो तो मैटर करते ही करते हैं वो, लेकिन होटल वाउचर भी एक की डॉक्यूमेंट होता है आपके वीज़ा लगने में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंपाइल करने हैं अच्छी तरह। इसके साथ आपने इसका एक जो वीज़ा फॉर्म है वो इसने आपने फिल करना है, और एक अच्छा सा वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जिसमें आप ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे कि आपका जाने का मकसद क्या है, आप वहाँ पे क्या करोगे और आप क्यों वापस आओगे। इसके अलावा एक अटेंडरी आपने प्रोवाइड करनी होती है। अटेंडरी क्या होती है? अटेंडरी मीन कि आप जितने दिन भी नीदरलैंड में रहोगे, सपोज आपने एम्स्टर्डम के लिए अप्लाई किया है और एम्स्टर्डम में आप सपोज 10 दिन के लिए रहने वाले हो, तो 10 दिन में आप क्या करोगे, आप किस होटल में आप रहोगे और 10 दिन आप किन किन जगहों को विजिट करोगे, किस स्टेट में किस जगह को विजिट करोगे, तो वो आपने ब्रीफ में एक अटेंडरी बना के देनी होती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन हो जाए कि आप वाकई ही एक विजिटर हो, आप वाकई टूरिस्ट हो और आपका ये वीज़ा अप्लाई करने का मकसद बिल्कुल सिर्फ टूरिस्ट ही है। इसके अलावा आपका वहाँ पे रुकने का या आपका स्टे एक्सटेंड करने का हर किस भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो डेफिनेटली अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट आप उसको देते हो और आप उसको कन्विंस करते हो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो आपको डेफिनेटली वीज़ा देगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंपाइल हो जाए तो ये आपने जेरी फेडेक्स के ऑफिस में ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट जमा करा देने हैं। आप जेरी फेडेक्स ऑफिस पाकिस्तान में 4 जगहों पे है। ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मीरपुर में है। ये किसी भी सेंटर की आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा कर सकते हैं। एम्बेसी का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 15 वर्किंग डेज होता है। 15 वर्किंग डेज में वो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करके आपका जो भी रिज़ल्ट है आपकी एप्लीकेशन का वो आपको देते हैं। इधर वो आपका वीज़ा अप्रूव होता है या डिनाई होता है, वो रिज़ल्ट आपको विद इन 15 वर्किंग डेज आपको दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो अभी भी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। स्टिल आपके चांसेस हैं कि आप वीज़ा आपका अप्रूव हो सकता है। आप इसके अगेंस्ट में एम्बेसी में अपील कर सकते हैं। ख़ास तौर पे नीदरलैंड की अपील में कभी चांसेस होते हैं कि इवन रिफ्यूज़ल के बाद भी आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है कि आप अपने अपील को किस तरह से प्रेजेंट करते हो और आप किस तरह से उसको कन्विंस कर पाते हो वीज़ा ऑफिसर को कि आपने जो डिसीजन दिया है उसके सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के अगेंस्ट में वो रॉन्ग है, वो गलत है और इसकी तस्दीक की जाए और इसके जो एक्यूरेट सर्कमस्टांसिस हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन दिया जाए जो कि आपका वीज़ा अप्रूव बनता है। तो मैं ये आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो आप इसके अगेंस्ट में अपील ज़रूर करें। इन दिनों में हमें काफ़ी वीज़ा जो है वो लगे हैं, अपील पे भी लगे हैं। इवन के पुर्तगाल का वीज़ा एक फैमिली का रिफ्यूज़ हो गया जो कि हमने अपील की और वीज़ा अप्रूव हो गया। उन्होंने एम्बेसी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया और उस पर उन्होंने वीज़ा अप्रूव कर दिया। इसके अलावा एक नॉर्वे की फैमिली का अप्लाई किया था, वो भी अप्रूव हो गया। नीदरलैंड के तो बेशुमार अप्रूव होते ही रहते हैं। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो ज़रूर आप उसके अगेंस्ट अपील करें, हो सकता है कि आपका डिसीजन चेंज हो जाए। तो ये थी पूरी डिटेल कि आप पाकिस्तान से जो विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस कितनी है।
तो इसके मतलब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की भी मालूमात के लिए आप मुझे या मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं।